बीबीसी दुनिया में आज देखिए, इस्राइल की सख्ती से कैसे बदहाल है गजा। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को बैन करने के इस्राइल के फैसले से नाखुश हुआ अमेरिका। कहा, गजा में मदद पहुंचाने का वादा पूरा नहीं किया तो इस्राइल को रोकी जा सकती है सैन्य मदद। स्वागत है आपको बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे उत्तरी गजा में कैसे हैं हालात, लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिका में चुनाव से चंद रोज पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन की टिप्पणी से विवाद। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को कहा कूड़ा। खास कवरेज में दिखाएंगे मध्य पूर्व में जारी जंग का अमेरिका के चुनाव पर क्या पड़ रहा है असर। अफ्रीकी देश सूडान में 1.5 साल से जारी गृह युद्ध के कारण उभरा बड़ा संकट। संयुक्त राष्ट्र ने कहा लाखों लोगों पर मंडरा रहा है भूखमरी का खतरा। छोटी से छोटी चीज जो है ना, हमारे कोई वेस्ट नहीं होती। और दिखाएंगे कैसे कपड़े के बेकार टुकड़ों से फैशन आइटम्स बना रही हैं पाकिस्तान की 2 बहनें। बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले और फिर गजा में इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में जानमाल का भारी नुकसान हुआ। बंधकों की वापसी और संघर्ष विराम की कई कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाईं। अब तो लेबनान भी जंग की चपेट में आ चुका है। कवर स्टोरी में देखिए मध्य पूर्व के हालात कितने नाजुक होते जा रहे हैं। मंगलवार को उत्तरी गजा के बेतलाहिया में एक रिहायशी इमारत पर हुए इस्राएली हवाई हमले में 93 लोगों के मारे जाने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना हो रही है। इस बीच इस्राएल ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA पर भी बैन लगाने का फैसला किया है। आशंका जताई जा रही है कि इस कदम से गजा में हालात और खराब हो सकते हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता फरगल कीन की ये रिपोर्ट, जिसके कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। बेतलाहिया में ये लोग एक शव ले जा रहे हैं। फलस्तीनियों के लिए काम करने वाली मुख्य सहायता एजेंसी पर रोक कभी भी लगती, विवाद होना ही था। लेकिन इन हालात में ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आलोचना हो रही है। इस्राएली हवाई हमले में दर्जनों मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इनमें ज्यादातर बच्चे थे। गजा शहर में जहां बेतलाहिया से आए कई लोगों ने शरण ली हुई है, वहां एक और हमले में कई लोगों की मौत हुई। उनके शव यहाँ बाजार में हर तरफ देखे जा सकते हैं। ये बच्चे सोच रहे हैं कि कैसे मदद की जाए। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गजा में लगभग 20 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और वो अकाल का भी सामना कर रहे हैं। वो जिंदा रहने के लिए UNRWA पर निर्भर हैं और 3 महीनों में ये एजेंसी यहाँ काम करना बंद कर देगी। इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमने कहा कि इस पर विचार करना ही अपमानजनक था और ये भी उतना ही अपमानजनक है कि इस पर वोटिंग हुई है। ये खतरनाक मिसाल कायम करता है दूसरी जगहों के लिए भी जहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है। इसराइल कहता है कि 7 अक्टूबर के हमले में UNRWA के कर्मचारियों का भी हाथ था। 13,000 कर्मचारियों में से 19 कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए थे। इनमें से कुछ को UN ने जांच के बाद नौकरी से निकाल दिया था। आज मैं सरकार में एक सांसद से मिला जो इस कानून का समर्थन करते हैं। The determination of fighting terrorism is a consensus and this is part of it. UNRWA has decided on the 7th to go on the wrong side of history. So no matter what pressure. तो चाहे अमेरिका या किसी और की तरफ से कोई भी दबाव आए, आप UNRWA पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर बने रहेंगे? You will not back down. Of course not. Of course not, because we believe in our bill and because it's a just and right bill. हकीकत ये है कि गजा को बड़े पैमाने पर मदद की जरूरत है। आज हम एक कमजोर फोन लाइन के जरिए किसी तरह संपर्क करने में कामयाब हुए। वहाँ कमाल अदवान अस्पताल में सैकड़ों मरीजों के इलाज के लिए बस एक डॉक्टर है। अब हमारे सामने एक डरावनी स्थिति है। हमें अबू नथर के परिवार के एक मकान से बहुत सारे मरीज, घायल और मृत लोग मिले, पर हमारे पास मेडिकल स्टाफ नहीं है। फिर हमारा संपर्क टूट गया। UNRWA के साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं, इस पर बहस चल रही है। इस बीच दर्द और अनिश्चितता बनी हुई है। BBC के लिए फरगल कीन की रिपोर्ट। और इस्राएल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर इस्राएल UNRWA को बैन करता है तो उसे अमेरिका की सख्त नीतियों का सामना करना होगा, जिनमें सैन्य मदद रोकना भी शामिल है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मध्य पूर्व में जारी संघर्ष भी एक मुद्दा है।
मिशिगन में अरब मूल के अमेरिकी बड़ी तादाद में रहते हैं। ये समुदाय गजा जंग को रोकने में नाकाम रहे बाइडेन प्रशासन से नाराज है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को इसका फायदा हो सकता है? देखिए बीबीसी संवाददाता सारा स्मिथ की रिपोर्ट। जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनाने में मिशिगन के डियरबॉर्न के मतदाताओं का अहम योगदान रहा था, लेकिन डेमोक्रेट्स इस साल शहर के अरब मूल के कई अमेरिकियों पर भरोसा नहीं कर सकते। हमने कुछ ऐसे लोगों को जुटाया जो गजा और लेबनान पर इसराइल के हमलों को लगाम लगाने में राष्ट्रपति की विफलता से इतने नाराज हैं कि वो कमला हैरिस का समर्थन करने से इनकार कर रहे हैं। क्या आप बता सकती हैं वोट कैसे करेंगी? मैं न सिर्फ ट्रंप को वोट कर रही हूँ, बल्कि मैं अपने समुदाय से भी उन्हें वोट करने के लिए कह रही हूँ। पर पूरी जिंदगी आप डेमोक्रेट रही हैं। मैं अभी भी डेमोक्रेट हूँ। मैं अभी भी अधिकतर डेमोक्रेट्स की तुलना में ज्यादा वामपंथी हूँ। तो फिर दूसरों को डोनाल्ड ट्रंप को वोट करने के लिए प्रेरित करने का क्या मतलब है? क्योंकि मेरा मानना है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। हैरिस वही नीतियाँ जारी रखेंगी जो बाइडेन के कार्यकाल में चल रही थी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, उन्होंने खुद इसकी 100% गारंटी दी है। यहाँ पर ज्यादातर लोग लंबे समय से डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक रहे हैं और वो इस असमंजस से गुजर रहे हैं कि किसके लिए प्रचार करें। मैं हैरिस को वोट करूंगी, लेकिन न मुझ में ये ऊर्जा है और न ही हिम्मत कि अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर जाऊं और उनसे हैरिस को वोट करने को कहूं। ये सभी चाहते हैं कि बाइडेन या हैरिस प्रशासन इसराइल के साथ और सख्ती से पेश आए और आम लोगों की मौत को रोकने के लिए और ज्यादा कोशिशें करे। मैं कैसे उस डियरबॉर्न फार्मासिस्ट को कह सकता हूं कि वो उपराष्ट्रपति के लिए वोट करें, जिन्होंने महज एक दिन में अपने परिवार के 8 सदस्यों को खो दिया? तो फिर आपके बैलेट पेपर पर क्या होगा? मैं शायद उसे खाली छोड़ दूंगा। जिन लोगों ने हमेशा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को वोट दिया है, वे अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। शायद ग्रीन पार्टी को वोट दूंगा। यह किसी भी ऐसी पार्टी और प्रणाली का बहिष्कार या विरोध है जो आम अमेरिकियों के लिए काम नहीं कर रही है, और ये निश्चित रूप से फलस्तीनियों, लेबनानियों और मध्य पूर्व के लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। 7 अक्टूबर के हमले के पहले क्या आपने कभी कल्पना की थी कि आप कभी ट्रंप को वोट करने की सोचेंगे? नहीं, हो सकता है कि मैं आखिर में उन्हें ही वोट दूं, लेकिन हर बार जब मैं ये कहता हूं, मेरा गला रुंध जाता है, क्योंकि मेरी अंतरात्मा बीच में आ जाती है और मुझे लगता है कि ऐसा कहते ही मेरा जी मचलने लगता है। लेकिन फिर मैं अपने परिवार, फलस्तीन और लेबनान में अपने लोगों के बारे में सोचता हूँ। ऑनलाइन एड्स इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि कमला हैरिस इस संघर्ष के मानवीय पहलू को समझ रही हैं, लेकिन मिशिगन में मुस्लिम और अरब मतदाता चाहते हैं कि वो मध्य पूर्व से जुड़ी एक ऐसी रणनीति बनाएं जो बाइडेन से अलग हो, क्योंकि केवल गजा और लेबनान में युद्ध विराम की अपील करना मिशिगन के मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए काफी नहीं होगा। बीबीसी के लिए सारा स्मिथ की रिपोर्ट। और बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य वॉशिंगटन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, आप वहां लगातार चुनाव कवर कर रही हैं, क्या मध्य पूर्व में हो रहे संघर्ष का कोई असर चुनाव पर दिख रहा है? बिल्कुल सारिका, और ये रिपोर्ट आपने जहां से अभी दिखाई वो स्टेट है मिशिगन, जिसे एक स्विंग स्टेट या बैटल ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, यानी जहां के वोटरों ने अभी अपना मन नहीं बनाया कि वो रिपब्लिकन पार्टी को वोट करें या डेमोक्रेट पार्टी को। और अमेरिका की 50 स्टेट्स के बारे में ज़्यादातर एक समझ होती है कि उस स्टेट के मतदाता किस पार्टी के समर्थक हैं, और यहाँ पर मतदाताओं के लिए चुनाव भी आसान नहीं है। एक तरफ एक क्रिटिसिज्म है कमला हैरिस का, क्योंकि वो जो बाइडेन की विदेश नीति से जुड़ी हैं और उन्होंने अपनी किसी भी संबोधन में बहुत अलग सा कुछ नहीं कहा है। इस बात की ज़रूर उन्होंने तस्दीक की है कि फ़लस्तीनी लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पर वहीं जो विकल्प है डोनाल्ड ट्रंप, उनके पास भी कुछ बहुत बेहतर नहीं है। उन्होंने ये कहा है, ये दावा किया है कि वो इस संघर्ष को एक दिन में ख़त्म कर देंगे या बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, जिसकी भी बहुत आलोचना हुई है, जिसको बहुत व्यावहारिक दावा नहीं माना जा रहा है। साथ ही कई मुसलमानों के मन में वो बात भी है कि 2017 में जब ट्रंप ने सरकार बनाई थी, उसके बाद उन्होंने 7 मुसलमान देशों, इराक, ईरान, सीरिया समेत 7 मुसलमान देशों के अमेरिका में आने पर ही ट्रैवल बैन लगा दिया था, जिसको फिर कोर्ट्स में चुनौती दी गई, पर पूरी तरह से उसे जो बाइडेन नहीं हटाया। तो ये चुनाव आसान नहीं है और वक्त सिर्फ 5 नवंबर तक का है। बहुत शुक्रिया दिव्या इस पूरी जानकारी के लिए। अमेरिका और चीन में कई मामलों में होड़ मची रहती है। अब दोनों के बीच अंतरिक्ष को लेकर एक नई रेस शुरू हो गई है। चीन ने एक नया मिशन लॉन्च किया है और इसका मकसद क्या है और क्यों अमेरिका की चिंता बढ़ गई है, देखिए बीबीसी संवाददाता लॉरा बेकर की रिपोर्ट। ये
ये लॉन्च स्पेस रेस को बढ़ावा देने वाला था। ये एक ऐसी जंग है जो ये तय कर सकती है कि चांद पर किसका राज होगा। चीन के अपने स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए इन 3 लोगों को खास तौर से चुना गया है। इन लोगों को क्वारंटीन में और हम सबसे दूर कांच के पीछे रखा गया था। इनमें चीन की पहली महिला स्पेस इंजीनियर भी शामिल हैं। इस टीम ने एक साथ 1 साल तक प्रयोग करने और स्पेस वॉक करने की तैयारी की। ये पायलट काफी वरिष्ठ हैं, लेकिन वोंग और उनकी साथी चीन की नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्री हैं। इस साल इन लोगों ने अपने देश को इतिहास बनाते हुए और चांद के परे वाले हिस्से से मिट्टी के सैंपल लाते देखा है। अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में चीन के सैटेलाइट्स मौजूद हैं और वो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए आगे और भी उपग्रह भेजने की योजना बना रहा है। आज के वक्त में स्पेस रेस सिर्फ चांद तक जाने की नहीं रही है। ये लड़ाई अब इस बात के लिए है कि कौन वहां के खनिजों, धातुओं और संसाधनों पर नियंत्रण करेगा। और नासा के चीफ को इस बात की चिंता है कि चीन इन पर दावा कर देगा। मुझे लगता है कि उनकी चिंता फिजूल की है। हम समानता, शांतिपूर्ण इस्तेमाल, एक दूसरे की उन्नति और साझा विकास के सिद्धांत को मानते हैं। 6 महीनों की अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना होने जा रहे इन लोगों को अब पूरे चीन में हीरो की तरह देखा जा रहा है। ये चीन के अमेरिका के साथ होड़ अब सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रही है। दोनों ही देश अब पृथ्वी से बाहर भी अंतरिक्ष में नए इलाकों पर दावे करते नजर आएंगे। और एक तरफ तो कई यूरोपीय देशों में अप्रवासियों की बढ़ती तादाद को लेकर चिंता जताई जा रही है, वहीं यही अप्रवासी कई देशों की कमजोर होती अर्थव्यवस्था को संभालने में भी मददगार साबित हो रहे हैं। जैसे कि स्पेन में जनदर घट रही है, लेकिन यहाँ आने वाले कुछ सालों में काम करने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा लोग चाहिए। तो क्या दूसरे देशों से आने वाले लोग उनकी इस समस्या को हल कर सकते हैं? बीबीसी संवाददाता गाय हिजको की रिपोर्ट। 37 स्पेन के शहर लियोन में एक होटल में ठहराए गए शरणार्थी गेम खेल रहे हैं। कईयों के पास डरावने अनुभव हैं, जैसे कि माइकल, जिन्हें अपना देश घाना वहां छिड़े उस संघर्ष की वजह से छोड़ना पड़ा जिसमें उनके पिता और बहन की मौत हो गई थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं जानता था कि मेरी सारी परेशानियों से, मेरी जान लेने वालों से मेरा पीछा छूट गया है। एक बार आप स्पेन आ गए तो आप सुरक्षित हैं। इस होटल को एक स्टे सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ सहारा रेगिस्तान के निचले इलाके से हाल ही में स्पेन पहुंचे करीब 170 लोग ठहरे हुए हैं। एक स्थानीय एनजीओ उन्हें यहाँ काम करने के कानून और स्पेनिश भाषा सिखा रहा है ताकि इन्हें कहीं काम मिल सके। हम लियोन की बहुत सारी कंपनियों के संपर्क में हैं जो निर्माण करती हैं, जंगलों की देखरेख करती हैं और खेती करती हैं। वो हमसे संपर्क इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। माली से आए मकान ने हाल ही में पास ही मार्बल और ग्रेनाइट की चीजें बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम शुरू किया है। इस पेशे में हमें कई लोगों की जरूरत पड़ती है, पर यह मुश्किल है। यहाँ ठंड हो जाती है और आपको वजनदार चीजें उठानी पड़ती हैं, तो ये ऐसा काम नहीं है जिसे कई युवा करना चाहेंगे। तो अप्रवासी हमारे लिए अच्छा विकल्प है। इस साल अब तक 38,000 से ज्यादा अप्रवासी स्पेन आए हैं। इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। इनमें से ज्यादातर अफ्रीकी महाद्वीप से कैनरी आइलैंड्स आए हैं। एक तरफ इनके आने से राजनीतिक बहस तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कई मानते हैं कि आर्थिक रूप से इनका यहाँ आना काफी फायदेमंद रहेगा। स्पेन का सेंट्रल बैंक, जिसका मुख्यालय मेरे पीछे ही है, उसने देश की अर्थव्यवस्था में आप्रवासन की जरूरत को रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट छापी है। इसमें लिखा गया है कि अगले 30 सालों में स्पेन को अपनी अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 2.5 करोड़ आप्रवासियों की जरूरत पड़ेगी। जन्म दर कम रहने की वजह से स्पेन में काम करने वालों की संख्या घट रही है। अगर आप चाहते हैं कि जीडीपी बढ़े, अगर आप सभी रिटायर होने वाले लोगों को पेंशन देना चाहते हैं, तो आपको जीडीपी बढ़ाने का दूसरा तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ उतने लोग होंगे ही नहीं, और इसलिए हमें आप्रवासन के जरिए लोगों को यहाँ आने देना होगा।
इन आप्रवासियों को स्पेन एक नई जिंदगी देता है, पर साथ ही उनके आने से स्पेन की अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। बीबीसी के लिए गाय हेजको की रिपोर्ट। और खबर पाकिस्तान से। अक्सर फिक्र जताई जाती है कि फैशन इंडस्ट्री के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। कपड़ों की बेकदरी भी होती है क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े बेकार हो जाते हैं। मगर पाकिस्तान की 2 बहनें अपनी माँ के साथ मिलकर इन्हीं टुकड़ों से ऐसे फैशनेबल कपड़े बना रही हैं जिनके कई लोग मुरीद हो गए हैं। उनके कपड़े कोक स्टूडियो तक भी पहुंच गए हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता नाजिस फैश की रिपोर्ट। हम अपनी मदर को देखते हैं कि वो सारे जब भी कोई शादी इवेंट वगैरह होता था तो वो पुराने सारे कपड़े निकालती थी उसको रीमेक करने के लिए। तो इसी तरह से फिर हमारे अंदर भी आया कि हम कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो है ना हमारे कोई वेस्ट नहीं होती। आपके पास घर में हर घर के अंदर होते हैं पीसेस वगैरह सब पड़े हुए होते हैं, तो आप उनको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, हो जाता है। डिज़ाइनिंग क्यों नहीं होती? आप बैठे एक जगह एक दफ़ा बैठे तो सही। जैसे कि मैंने भी पहना हुआ है तो उसमें भी सारे जो पैचेस लगे हुए सारे बचे हुए पैचेस थे, तो मैंने इसको एक नया लुक दिया है कार्डिगन के तौर पे। ब्रांड लॉन्च किया विच इज़ अ क्लोथिंग ब्रांड फॉर वुमेन। उसमें भी हमने कस्टमाइजेशन स्टार्ट की कि लोगों का कस्टम बेस्ड हम ऑर्डर लेते थे, तो उसमें हमारे पास काफ़ी सारा वेस्ट बचता था फैब्रिक से जो हमारे स्टिच होते थे। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें थी जो डिस्कार्डेड थी, तो हमने सोचा बीइंग एन आर्टिस्ट कि हम उसको वेस्ट नहीं करते, हम उसको यूज़ करते हैं, रीयूज़ करते हैं, हम उसके लिए रीमेकिंग कुछ करते हैं, कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं उससे। तो हमने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया अपनी जैकेट्स पे, अपने बैग्स पे, टोट बैग्स हैं हमारे पास, उस पे, हमारे शूज़ पे, उन सब पे हमने उसको एम्बेलिशमेंट्स के साथ उसको थोड़ा आर्टिस्टिक वे में, कभी पेंट करके कभी कुछ, कि उसको एक अच्छे वे में हम प्रेजेंट करें। तो हमने वो करके अपने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। फिर लोगों को वो काफ़ी पसंद आए, इतने पसंद आए कि हमारे पास उसके ऑर्डर्स आने लगे कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं वो हमें पर्सनलाइज और कस्टमाइज ऑर्डर्स देते हैं इस चीज़ के। तो हमारी एक इस तरह की मार्केट क्रिएट हो चुकी है कि हमें लोग समझते हैं। कोक स्टूडियो के अंदर काफ़ी है ना, मैंने जैकेट्स दी हैं सेलिब्रिटी को, सिंगर्स को, और उन्होंने काफ़ी शूज़ भी दिए हैं उनको। आर्टिस्ट तो हैं ही मेरी बेटियाँ, गॉड गिफ्टेड हैं, अल्लाह का शुक्र है। एवरेज हमारे पास तकरीबन मंथ में 50 to 100 तक होते हैं ऑर्डर्स, लेकिन उसको भी कंप्लीट करने में हमें मंथ्स लग जाते हैं। हमारी प्रोडक्ट की प्राइसेस लोगों को कुछ लोगों को ज़्यादा लगती हैं, वो इसलिए क्योंकि हम एक प्रोडक्ट को अपना कंप्लीट टाइम देते हैं। हम एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि हम जल्दी से, हाँ, फ़ौरन से हमने इधर से पैचेस उठाए, उधर से हमने पेंट उठाया और एक क्रिएट कर दिया। इट टेक्स टाइम। हमें उसके लिए पहले स्केच रेडी करना होता है, फिर उसके बाद थीम हम डिज़ाइन करते हैं। फैशन इंडस्ट्री, आपको पता है कितना ज़्यादा वेस्ट क्रिएट हो रहा है पूरी दुनिया में, ग्लोबली। तो हम उसको कंट्रोल करने में अगर अपना छोटा सा एफर्ट करें, एंड द पीपल हु अंडरस्टैंड कि ये चीज़ सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है। और हैलोवीन से पहले अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई अनोखी रेस। ड्रैग क्वींस ने हाई हील्स पहनकर रेस लगाई। इस तरह की रेस हर साल होती है। इस बार की रेस में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की भी झलक देखने को मिली है। और फ्रांस में रैंप पर देखी चॉकलेट ही चॉकलेट। पेरिस में हुए इस शो में आर्टिस्ट के साथ साथ कई खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे।